नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बायो इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। बायो इकोनॉमी क्या है, ये चर्चा में क्यों है और इसकी कहानी क्या है। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हुए हम इसके उस जवाब तक पहुंचेंगे कि ये कैसे हमारे दैनिक जीवन में लाभप्रद है। ये हमारी पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और जैव विविधता की एक प्रौद्योगिकी नीति है। इसका 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस 1 वर्ष में क्या क्या चीजें हुई हैं, उन सभी चीजों को जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी खबर दे देता हूं। डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी 7 सितंबर को एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रही है, जो केवल और केवल फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए है। जितनी भी गर्ल्स इस टेस्ट में उपस्थित होती हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो निशुल्क शिक्षा देगा आप लोगों को। यदि आप 1 रैंक से 30 रैंक हासिल करती हो तो आपको निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यदि आप 31 से 50 रैंक हासिल करती हो तो आपको 50% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन कीजिए डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप पे जाकर और 7 सितंबर के एग्जाम में हिस्सा लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में एग्जाम होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं बायो इकोनॉमी की। चलिए, बायो इकोनॉमी क्या है? राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क और बायो इकोनॉमी, इन्हीं चीजों की चर्चा हम करेंगे। पहले कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्रों को के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो भारत के मैप पे आप देख पा रहे हो। कोल्ड डेजर्ट है, कच्छ है, पंचमढ़ी है, पन्ना है, अमरकंटक है, सिमलीपाल है, सुंदरबन है, नौकरेक है, देहांग दिबांग है, कंचनजंगा है, शेषाचलम है, नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ग्रेट निकोबार है। ये सब हमारे क्या है? बायोस्फीयर पार्क हैं, बायोस्फीयर जोन है। फिर उसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं। 3 जोन्स दैट कैरेक्टराइज ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आर। जो डॉट वाले एरिया है वो कोर एरिया है, ये बिल्कुल ग्रीन है, ये कोर एरिया है। जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन है ये वाला, ये बफर जोन है। और जो बिल्कुल लाइट ग्रीन है ये ट्रांजिशन एरिया है। क्या है? ट्रांजिशन एरिया। जो आपको होम जैसे सिंबल्स दिख रहे होंगे, ये है ह्यूमन सेटलमेंट। जो आपको एक सर्कल टाइप ये चीज दिख रही है, ये है रिसर्च स्टेशंस। उसके अलावा कुछ इस प्रकार के सिंबल हैं फ्लैट और सर्कल टाइप में, ये मॉनिटरिंग है। और उसके अलावा बुक टाइप की चीज है, ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। और कैमरे टाइप की जो चीज दिखाई दे रही है ये टूरिज्म एंड क्रिएशन है। उद्देश्य है इसका अवधारणा के प्रमाणों को बढ़ाकर प्रयोगशालाओं से उद्योगों तक नवाचारों को ले जाकर जैव निर्माण को मजबूत करना। जैव निर्माण को मजबूत करना बायो इकोनॉमी का उद्देश्य है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो BIO3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है। पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री लॉन्च हो चुका है भाई। इसे भारत की बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी को एक प्रमुख प्रेरक शक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। राष्ट्रीय बाउंड्री नेटवर्क, जो राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क है, ये 6 संस्थानों में शामिल है, जिसका उद्देश्य है अवधारणा के प्रमाणों को बढ़ाकर तथा प्रयोगशालाओं से उद्योगों तक नवाचारों को ले जाकर जैव निर्माणों को मजबूत करना। बायो इकोनॉमी क्या है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो बायो इकोनॉमी जैव अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वैज्ञानिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करके जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोगों तथा संरक्षण से है, ताकि सभी आर्थिक क्षेत्रों में उत्पाद प्रक्रियाएं और सेवाएं प्रदान की जा सके, जिसका लक्ष्य एक स्थायी और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाना है। भारत की बायो इकोनॉमी वर्ष 2014 में 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। अब इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक इसे 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है, यानी कि 3 ट्रिलियन डॉलर करना है हमारा उद्देश्य। इसका जैव अर्थव्यवस्था का उद्देश्य हमारा ये रहेगा। उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो बायो इकोनॉमी के क्षेत्र क्या है, तो
तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये मेडिकल साइंस, जिसमें इसका सबसे बड़ा उपयोग है बायोफार्मा चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल में नवाचार और उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है। ये आप बायो इंडस्ट्रियल एरिया देख सकते हो, औद्योगिक प्रक्रियाओं में और सामग्रियों में स्थिरता को बढ़ावा देना है। बायो एग्री में कृषि उत्पादकता और जलवायु अनुकूलता को बढ़ावा देना है। तीसरा, बायो रिसर्च में वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य रहेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो बायो इकोनॉमी का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यदि इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो जैव कृषि, चक्रीय अर्थव्यवस्था, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैव उपचार और जलवायु स्मार्ट कृषि का समर्थन करता है। बायो फोर्टिफाइड फसलों, परिशुद्धि खेती और उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि। ऊर्जा सुरक्षा, इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य 20% यानी 2025 तक पहुंचा, जिससे कच्चे तेल के आयात और CO2 उत्सर्जन में कमी आई है। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के आयात में कटौती करके भारत ने 1.36 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है। उद्यमिता, बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र एक दशक में 50 से बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई है, जिससे नवाचारों को बढ़ावा मिला है। BIO3 नीति क्या है, बायो इकोनॉमी 3 की नीति क्या है? तो वर्ष 2024 में अनुमोदित BIO3 नीति भारत की एक रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित अनुसंधानों के माध्यम से जैव विनिर्माणों को मजबूत करना है। यह भारत के हरित विकास केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित इसके दृष्टिकोण के अनुरूप जो पर्यावरण के लिए जीवन शैली LIF लाइफ जीवन शैली और नेट जीरो उत्सर्जन का समर्थन करते हुए बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। कार्यान्वयन जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय अत्याधुनिक जैव विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। विविध क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने, जैव आधारित उच्च मूल्यों वाले उत्पादों के उत्पादन में दक्षता, स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, जैव प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को तेजी से बढ़ावा देने के लिए बायो एनेबल्स, बायो AI हब, बायो फाउंड्रीज, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जा रही है। उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंत विषयक तकनीकी क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षित व कुशल बनाना इसका उद्देश्य रहेगा। कार्यान्वयन रूपरेखा जैव कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI हब, जैव आधारित उत्पादों में नवाचारों के लिए डेटा संचालित विश्लेषण और AI मॉडल के साथ अनुसंधान को सशक्त बनाना। बायो फाउंड्रीज और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब ये प्रौद्योगिकी को बढ़ाने तथा प्रयोगशाला से उद्योग के बीच के अंतर को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे एवं शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स व SME के लिए प्रारंभिक चरण के विनिर्माण का समर्थन करने हेतु साझा पायलट और पूर्व व्यावसायिक सुविधाएं प्रदान करेंगे। यानी कि जो एक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स वालों के लिए, एक व्यावसायिक सुविधाएं प्रदान करने का फैसला यहां पर किया गया है, प्रदान करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो नीति का दायरा व्यापक महत्वाकांक्षी, जिसमें कई रणनीतिक क्षेत्र शामिल हैं। बायो E3 नीति सतत विकास के लिए रणनीतिक क्षेत्रों को लक्षित करती है। जो ये पिंक कलर का क्षेत्र है यह उच्च मूल्य वाले जैव आधारित रसायन को दर्शाता है। ये जो ब्लू कलर वाला जोन है ये बायोपॉलीमर और एंजाइम को दर्शाता है। ये जो लाइट ब्राउन कलर है ये स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों को दर्शाता है। जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर है ये सटीक जैव चिकित्सा को दर्शाता है।
फिर बिल्कुल वाश ब्राउन कलर है, ये जलवायु लचीला कृषि को दर्शाता है। और फिर बिल्कुल हल्का पर्पल कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो जिसको हम जामुनी कलर बोलते हैं, कार्बन कैप्चर और उपयोग को दर्शा रहा है। जो स्काई ब्लू टाइप का कलर है, स्कैटर्स इलायची कलर है, ये समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान को दर्शाने का प्रयत्न कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो भारत की जैव आर्थिक पहल प्रमुख विकास क्षेत्रों को कैसे बदल सकती है। जो हमारी जैव आर्थिक पहल है, बायो इकोनॉमिक स्टार्टिंग है, वो कैसे अगर मैं बात करूं तो विकास क्षेत्रों को बदलने का प्रयत्न कर सकती है। बायो फार्मा BIO3 नीति पुनर्योजी जैव विनिर्माण, चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था और शुद्ध शून्य संरेखित विकास को बढ़ावा देती है। विश्व बैंक द्वारा यह वित्त पोषित राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन टीकों, बायोफार्मा और निदान को बढ़ावा देता है। भारत दवा उत्पादन में मात्रा के हिसाब से विश्व में तीसरे स्थान पर और मूल्यों के हिसाब से 14वें स्थान पर तथा वैश्विक स्तर पर खपत होने वाली हर तीसरी गोली का उत्पादन भारत में होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू प्राइस, मूल्य के हिसाब से हम 14th नंबर पे आते हैं। यदि मैं बात करूं वैश्विक स्तर पर हम खपत होने वाली हर तीसरी गोली की अगर मैं बात करूं उत्पादन, तो वो भारत में ही होता है। वैसे तो हम 14th नंबर पे हैं, लेकिन खपत में हर तीसरी गोली का उत्पादन भारत में होता है। वहीं अगर मैं बात करूं, भारत ने वैश्विक का पहला DNA कोविड-19 टीका विकसित किया है और विश्व के 65% टीकों का उत्पादन करता है। हमने सबसे पहले विश्व का सबसे पहले एक कोविड-19 का टीका खोजा जिसको कोविशील्ड बोला गया था, और विश्व के 65% टीकों का उत्पादन भी हम करते हैं, जिसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों को लाभ मिलता है। जैव कृषि जो जलवायु स्मार्ट फसलों, सूखा सहिष्णु चना, जिमोन संपादित चावल और जिमोनिक उपकरण, एमोरेंथ जिमोनिक रिसोर्स डेटाबेस AGRDB का विकास फसल की पहचान, उपज तथा पोषण में सुधार करता है। AGRDB का काम है फसल की डेवलपमेंट, फसल के सुधार और उसके पोषण के बारे में सुधार करने के लिए काम करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो बायोटेक किसान, बायोटेक कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क किसान वैज्ञानिक साझेदारी को सक्षम बनाता है, जिससे ग्रामीण आदिवासी और महिला किसानों को लाभ मिलता है। उत्पादक तथा आय में वृद्धि होती है। बायो एनर्जी इथेनॉल मिश्रण हेतु राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत इथेनॉल मिश्रण वर्ष 2014 में 1.53% से बढ़कर 2025 तक 20% हो गया है। इसे कच्चे तेल के आयात में कमी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में गिरावट आई और कृषि औद्योगिक संबंधों के माध्यम से ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमने इन चीजों में ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला, इंक्रीज हमें देखने को मिला है, और कार्बन डाइऑक्साइड में के उत्सर्जन में कमी आई है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। औद्योगिक संबंधों के माध्यम से ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नवाचार और स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा वर्ष 2012 में स्थापित बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BIROC भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स को 95 बायो इंक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से वित्तीय सहयोग, बुनियादी ढांचा और परामर्श उपलब्ध कराना प्रोत्साहित करता है। इन सभी चीजों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इनको प्रोत्साहन देने का काम इसका रहेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो भारत के मजबूत बायो इकोनॉमी की वृद्धि में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या रहेंगी, तो पर्याप्त वित्त पोषण का अभाव, DBT का बजट आवंटन GDP का 1% से भी कम है, जिसे अनुसंधान और नवाचार समिति हो जाती है। उच्च प्रारंभिक निवेश और वित्तीय जोखिम क्या रहेगा इसका, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग हब, बायो फाउंड्री और बायो AI केंद्र स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है। इसके प्रतिफल लंबे समय बाद और अनिश्चित होते हैं, जिसे निजी निवेश हतोत्साहित हो सकता है तथा सार्वजनिक वित्त पर दबाव पड़ सकता है। नियामिक और नैतिक चिंताएं क्या हैं, प्रीसीजन थेरेप्यूटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी और जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बायो सुरक्षा, बायो सिक्योरिटी तथा नैतिक मुद्दे सामने आते हैं। कौशल की कमी और कार्यबल चुनौतियां
भारत में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञता की कमी है। इन चीजों की हमारे देश में कमी है। संभावित पर्यावरणीय प्रभाव क्या रहेंगे? बड़े पैमाने पर बायो आधारित उत्पादन से निर्विनीकरण, जल संकट, एकल फसलीकरण या बायो वेस्ट के अनुचित निपटान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए बायो फाउंड्री हमारी मदद करेगी और बायो इकोनॉमी हमारे देश की बायो अर्थव्यवस्था को हम 300 अरब अमेरिकन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं 2030 तक। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताएं क्या रहेंगी हमारी, तो आनुवांशिकी रूपों से संशोधित जीएमओ और बायोथेरेप्यूटिक्स को लेकर जनता में संदेह है। साथ ही बड़े पैमाने पर बायो मैन्युफैक्चरिंग से पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम पर खतरा भी हो सकता है। विस्तार और व्यवसायीकरण की चुनौतियां क्या रहेंगी? प्रयोगशाला में किए गए शोध को बड़े बाजार में उपलब्ध उत्पादों में बदलने हेतु ढांचा, पूंजी और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ऐसा न कर पाने पर नीति लक्ष्यों को कमजोर किया जा सकता है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारे नीति लक्ष्य कमजोर पड़ सकते हैं, इसलिए ये चीजें हमें करनी पड़ती है। भारत की बायो इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाने हेतु किन उपायों की आवश्यकता है? नियामक ढांचे को सरल बनाने के लिए जीएम फसलों और जिन संपादित जीवों सहित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम स्थापित किया गया। पेटेंट अधिनियम 1970 और पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 जैसे कानून में सामंजस्य स्थापित करना तथा नवाचार तथा किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाना, उनके बीच में बैलेंस बनाना भी एक इंपॉर्टेंस है भाई। ठीक है। उभरती प्रौद्योगिकी जैसे आनुवांशिकी रूप जैसे इंजीनियर फसलों के लिए स्पष्ट नियामक दिशा निर्देश तथा तय करना ताकि शोधकर्ताओं और निवेशकों के लिए अनिश्चितता कम हो। नवाचार और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना, BIRAC पहलों के माध्यम से स्टार्टअप्स को अधिक सहयोग देना, सेल और जीन थेरेपी, फंक्शनल फूड्स तथा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में ट्रांसलेशनल रिसर्च को बढ़ावा देना, निवेश और वित्त पोषण को प्रोत्साहित करना, अत्याधुनिक अनुसंधानों को सहयोग देने के लिए DBT का बजट बढ़ाना, उच्च जोखिम वाले बायोटेक नवाचारों के लिए लक्षित कर प्रोत्साहन और परिणाम आधारित वित्त पोषण प्रदान करना, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोऑपरेटिव नवाचार और सार्वजनिक निजी भागीदारियों को बढ़ावा देना, मानव पूंजी और कौशल को मजबूत करना, जैव प्रौद्योगिकी, सिंथेटिक बायोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना, प्रशिक्षण और बायो हब्स का विस्तार कर स्टार्टअप तथा MSME के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करना। BIO3 नीति भारत की बायो इकोनॉमी के लिए एक आधारशिला है जो सतत विकास को आर्थिक वृद्धि के साथ जोड़ती है। नवाचार, हरित प्रौद्योगिकी और उद्यमिता को बढ़ावा देकर उसका उद्देश्य न केवल वैश्विक स्तर पर भारत की बायोटेक उपस्थिति का विस्तार करना है, बल्कि आर्थिक अनुकूलन, परिस्थितिकी संतुलन तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए या ऊर्जा सुरक्षा से युक्त भविष्य सुनिश्चित करना भी है। तो ये बायो इकोनॉमी का लक्ष्य रहेगा। बायो इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बायो फाउंड्री की स्थापना हमने की है, ये भारत सरकार का एक लक्ष्य रहेगा। इसकी 1 साल पूरी हो चुकी है और भारत सरकार चाहती है कि हम अगले 2030 तक यानी अगले 5 साल के अंदर हम अपनी अर्थव्यवस्था को 300 अरब अमेरिकन डॉलर कर ले, जो कि अब हाल ही में 165 हो चुका है। तो इसी के साथ मैं नवीन यादव खबर से विदा चाहता हूं। ऐसी ही खबर लगातार प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे YouTube चैनल से और डॉक्टर अमित IAS अकेडमी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।